हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का सिल्वन इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। हमारा एमसीक्यू का सेशन चल रहा था। लास्ट जो हमारा सेशन था, वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ सीमेंट के क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ब्रिक के क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लगभग हम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में, और इनके साथ साथ जो इन्हीं तरह के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो भी साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है द स्टैंडर्ड ब्रिक वेट शुड रेंज फ्रॉम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ब्रिक वेट होता है वो कितना होता है। देखो, अगर मैं एक पर्टिकुलर ब्रिक की बात करूं, तो उसका होता है लगभग 3 से 3.5 किलोग्राम के बीच में। ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा गया है इसकी डेंसिटी के फॉर्म में, उसको देख लेते हैं। तो ब्रिक वर्क की जो डेंसिटी ली जाती है, ये ली जाती है आपकी 1800 से 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की रेंज में। ठीक है। ये टाइप ऑफ ब्रिक पे डिपेंडेंट होती है। क्लियर। अब डिजाइन पर्पस से जो लिया जाता है, अगर मैं यहाँ पे एस्टिमेट बनाऊं, एस्टिमेशन करूं, या डिजाइन पर्पस से अगर मैं इस चीज को कंसीडर करूं, तो ये लिया जाता है 1920 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। अब मैंने आपको ये दोनों इसलिए बताए हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछी हुई है रेंज, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपसे एक रेंज पूछी हुई है। तो रेंज कितनी होगी आपकी? लगभग 1800 से 2000 के बीच में होगी। ठीक है। क्लियर। लेकिन अगर मैं डिजाइन से केवल एक वैल्यू को कंसीडर करता हूं, यहाँ पे इनको 6 वैल्यूज में से आपसे केवल एक वैल्यू पूछी होती, तो आप कौन सी कंसीडर करते हैं? हमेशा 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डिजाइन और एस्टिमेशन में यही कंसीडर की जाती है। अब आप ऑप्शन देखिए जरा। 2000 से 3000 बहुत ज्यादा है, गलत है। 1600 से 1920 तीसरा है। 1350 से 1480 डी ऑप्शन है आपके पास। 1120 से 1300। अब अपनी रेंज कितनी है? 1800 से 2000। इस रेंज के सबसे पास कौन सा ऑप्शन है आपका? सबसे पास अगर देखोगे तो 1600 से 1920 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सबसे सटीक बैठ रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है उसके आसपास सबसे नजदीक ऑप्शन बी है, तो हम बी को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। क्लियर। इसी तरीके से एक दो बार आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पूछी हुई है। ब्रिक वर्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपसे पूछी हुई है। तो आपके पास अगर डेंसिटी पता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बता दोगे। भैया रेंज में पूछा जाए तो 1.8 से लेके 2.0 के बीच में। एग्जैक्ट पूछा जाए तो कितनी ली जाती है? 1.92 ली जाती है। कोई प्रॉब्लम? मैंने वापस बता दिया आपको, डेंसिटी रेंज में ये है, एग्जैक्ट पूछे तो ये, क्योंकि एस्टिमेशन और डिजाइन में इसी को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइज का। तो जो स्टैंडर्ड साइज होती है ब्रिक की विदाउट मोटार, वो होती है आपके पास 90 इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर मैं नॉमिनल साइज की बात करूं विद मोटार, मोटार को कंसीडर करके, तो वो होती है आपके पास 20 इंटू 10 mm। ये आपके पास मॉड्यूलर ब्रिक की साइज है। ये आपके पास मॉड्यूलर ब्रिक की साइज है। पहले जो ब्रिक यूज होती थी वो चलती थी आपकी कन्वेंशनल ब्रिक। एक कन्वेंशनल ब्रिक की साइज भी आपसे कई बार पूछ लेता है। कन्वेंशनल ब्रिक, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक बोलते थे इनको। इनकी साइज होती थी आपके पास 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। ये आपकी नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स थी जो पुराने टाइम पे यूज होती थी। आप अगर अभी भी राजस्थान के पंजाब वाले एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको मकान जो है वो ब्रिक से बने हुए मिलेंगे। पुराने मकान जो है 100-200 साल पुराने, वो भी ब्रिक से मिले हुए मिलेंगे। और वो कुछ इस तरह की ब्रिक होती हैं। वो अभी जो आज के टाइम पे चलती हैं वैसी नहीं थी, पतली ब्रिक्स थी। आपको देखने को मिल जाएगा, कई स्ट्रक्चर बनी हुई है पुरानी उस इलाके में। क्यों? क्योंकि वहां पे इजीली पत्थर अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे पुराने टाइम पे ब्रिक्स की स्ट्रक्चर बनती थी। ठीक है। वहां पे आपको मिलेंगी। आजकल ये ब्रिक्स जो है ये साइज की यूज नहीं होती। आजकल अपने पास मॉड्यूलर ब्रिक यूज होती है, उनकी साइज ये वाली होती है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम सारी चीजें जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में ये सब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है मैच द करेक्ट कोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक बाय यूजिंग लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो यहाँ पे दो लिस्ट आपके पास दी हुई हैं। इनमें से आपसे पहले लिस्ट में इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और दूसरे में उसकी परसेंटेज दी हुई है।
तो अगर मैं ब्रिक के बारे में बात करूं तो आप सभी जानते हो कि ब्रिक में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, ब्रिक अर्थ में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है सिलिका। कितनी होती है? 50 से 60% होती है। तो पहले का तो हो गया आपके पास 1, एक का क्या हो गया? 1 हो गया। इसके साथ साथ इनके यूज भी देखते चलते हैं। भाई सिलिका का मेन रोल क्या होता है ब्रिक में? सिलिका का मेन रोल होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सिलिका का मेन जो रोल है वो है ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अगर सिलिका इस रेंज से कम होगी तो ब्रिक को प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। अगर सिलिका इस रेंज से ज्यादा हो गई तो ब्रिक में क्या आ जाएंगे? क्रैक वगैरह आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको प्लास्टिसिटी नहीं मिलेगी पूरी। क्लियर? तो सिलिका क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्रैक्स होने से बचाती है और वार्पिंग होने से बचाती है। ये सिलिका का काम है। क्लियर? दूसरा है आपके पास लाइम। लाइम से पहले एल्यूमिना को पढ़ लेते हैं अपन, एक एक करके पढ़ रहे हैं। ए सिलिका हो गया अपना, दूसरा है आपके पास एल्यूमिना। एल्यूमिना जो होता है ब्रिक में, ये होता है लगभग 20 से 30% के आसपास। ठीक है, एल्यूमिना का क्या का है? एल्यूमिना जो है वो आपकी ब्रिक को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम क्या है, या मतलब क्या है इस चीज का, कि आपकी जो ग्रीन ब्रिक है उसको मोल्डिंग के टाइम पे वर्केबल बनाता है। अगर एल्यूमिना इस पर्टिकुलर लिमिट से कम हुआ तो आपकी जो ब्रिक है वो प्रॉपर प्लास्टिक नहीं हो पाएगी, वर्किंग नहीं हो पाएगी उस पर प्रॉपरली। और अगर एल्यूमिना इससे ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा? आपकी इस ब्रिक में क्रैक्स बना देगा, या मैं कह सकता हूं कि जो ब्रिक है वो बहुत ज्यादा हार्ड बन सकती है। ठीक है, ये हो गया एल्यूमिना का काम। ठीक है, तीसरा आपके पास जो है वो है लाइम। लाइम जो होता है वो 5% के आसपास होता है ब्रिक में। ठीक है, अपना जो बी है उसका क्या हो गया? 3 हो गया। जो आपका सी है उसका हो गया 2। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड था, ये आपका थर्ड था और ये आपका फोर्थ था। तो लाइम की परसेंटेज जो होती है वो 5% के आसपास ही रखी जाती है। और लाइम का जो मेन काम है वो क्या है? फ्लक्स की तरह काम करता है। फ्लक्स की तरह काम करने का मतलब हो गया कि ये आपकी जो बर्निंग होती है ब्रिक्स की उसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर आपके पास लाइम इस पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा हो गया तो ब्रिक को क्या कर देगा? डिसइंटीग्रेट कर देगा। बात समझ में आ गई? चौथा होता है आपके पास आयरन के ऑक्साइड। आयरन के ऑक्साइड भी 5 से 6% या 5% के आसपास ही लिए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो भी फ्लक्स की तरह ही काम करता है। और आयरन ऑक्साइड का एक और काम होता है, ये ब्रिक को क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है। जो आप रेडिश कलर देखते हो, या मैं कह सकता हूं रेड कलर देखते हो, या एक तरीके से कह सकते हो कि ब्राउन या ब्लैक, जैसा भी कलर आपने ब्रिक में देखा है वो किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। Fe2O3 की वजह से होता है। Fe2O3 की वजह से होता है। अब इसमें डिपेंडेंसी होती है। अगर आपके पास जो ब्रिक है उसको बर्न कर रहे हो और वहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ये कैसा देता है? आपके पास ब्लैकिश टाइप का कलर प्रोवाइड करता है। और जो येलो टिंट आता है ब्रिक में, येलो इस कलर की जो ब्रिक होती है वो होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से, MgO की वजह से। तो येलो कलर जो देता है वो मैग्नीशियम के ऑक्साइड देते हैं, और रेड और ब्राउन कलर जो देते हैं ब्रिक को वो आयरन के ऑक्साइड देते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल भी मैच हो गई। इनके साथ साथ हमने इनके जो वर्क हैं, जो इनके इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारे इस क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डी का क्या कर दिया मैंने? 4 कर दिया। अब ऑप्शन देख लीजिए, 1 3 2 4, 1 2 4 3 गलत, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच क्लास ऑफ ब्रिक्स आर यूज फॉर सेंटरिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर? क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है यहाँ पे कि भैया आरसीसी स्ट्रक्चर की जो सेंटरिंग होती है उसमें किस तरह के ब्रिक वर्क यूज किए जाते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन उठता है यहां से वो उठता है कि सेंटरिंग का मतलब क्या है? आरसीसी स्ट्रक्चर की सेंटरिंग का मतलब ही क्या है? तो देखो, कोई भी आरसीसी की स्ट्रक्चर बनाई जाए, चाहे आरसीसी की बीम बनाई जाए, चाहे आरसीसी का आर्च बनाई जाए, कुछ भी बनाई जाए, तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा? एक सपोर्ट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आप आरसीसी की आर्च बना रहे हो, चलो, क्योंकि अगर आप बीम वगैरह बनाते हो तो बीम वगैरह बनाने के लिए, कॉलम वगैरह बनाने के लिए तो आप जानते हो कि फॉर्मवर्क मिल जाता है आसानी से, लकड़ी की फॉर्म में मिल जाता है, आयरन प्लेट मिल जाती है, उनको लगा दो। लेकिन लेट सपोज आपको आरसीसी की एक आर्च बनानी है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से क्या बनानी है? आपको एक आरसीसी की आर्च बनानी है। अब आपको आर्च बनानी है आरसीसी की। अब आप मार्केट में गए, आपको इस तरह का फ्रेमवर्क नहीं मिल रहा कहीं भी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहां पे क्या कर दोगे? एक ब्रिक की टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दोगे।
बात समझ रहे हो? ब्रिक की इस तरीके से क्या बना दी जाएगी, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दी जाएगी इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। और यहां तक इस तरीके से क्या कर दी जाएंगी, आपकी ब्रिक लगा दी जाएंगी, जिससे क्या होगा कि इन ब्रिक्स की हेल्प से आसानी से आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर आर्च को बना सकते हो। क्योंकि जब आपकी आरसीसी ग्रीन होगी तब लोड कौन सहन कर लेगा, ये ब्रिक सहन कर लेंगी, और जैसे ही आरसीसी आपकी स्ट्रेंथ ले लेगी, आपकी आरसीसी पक जाएगी, शुद्ध भाषा में बोला जाए तो, उसके बाद ये जो ब्रिक्स वर्क यहाँ पे किया हुआ है इसको हटा लिया जाएगा। इनको परमानेंट नहीं करते। परमानेंट करने का मतलब है कि ये जो ब्रिक वर्क यहाँ पे किया जाता है सेंटरिंग में, इसको मोर्टार की हेल्प से ज्वाइंट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको मड मोर्टार की हेल्प से कर देते हैं। सीमेंट यूज सामान्यतः नहीं लेते, अगर लेते भी हैं तो बहुत कम परसेंटेज में लेते हैं, जिससे कि इसको वापस हटाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है ये बात? क्लियर। तो ये जो प्रोग्राम होता है इसको सेंटरिंग बोलते हैं। क्लियर। आरसीसी स्ट्रक्चर में ये की जा रही है तो आरसीसी स्ट्रक्चर की बोल दी गई। क्लियर है ये बात? अब देखिए, हमसे पूछा गया कि आरसीसी स्ट्रक्चर की सेंटरिंग में किस टाइप की ब्रिक्स का यूज किया जाए। तो अब यहाँ पे देखो, आरसीसी के ऊपर स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो जो ब्रिक्स यहाँ पे यूज ली गई हैं वो प्रॉपर एक साइज शेप की होनी चाहिए, मतलब अंडुलेशन उनमें कम होने चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ भी सफिशियंट होनी चाहिए ताकि वो आरसीसी का लोड यहाँ पे क्या कर सकें, बियर कर सकें। तो इस काम को करने के लिए सेकेंड क्लास ब्रिक्स जो होती हैं उनका यूज किया जाता है। सामान्य तौर पर सेकंड क्लास ब्रिक्स का यूज किया जाता है। कई जगह आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक भी मिल जाएगा आरसीसी की सेंटरिंग में, लेकिन सामान्यतः अपन सेकंड क्लास ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड क्लास ब्रिक। बाकी जो ब्रिक्स होती हैं उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास जो ब्रिक होती हैं उनका यूज सुपीरियर वर्क्स के लिए किया जाता है, जैसे कोई एक्सटीरियर वॉल की कंस्ट्रक्शन हो या कोई पॉइंटिंग का प्रोग्राम हो, मतलब पॉइंटिंग वर्क हो। क्लियर। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं वहां पे फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज करते हैं। सेकंड क्लास ब्रिक्स जो होती हैं उनका यूज सामान्यतया सेंटरिंग में किया जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं दोनों में ही सेकंड क्लास ब्रिक का यूज कर लिया जाता है, ठीक है। थर्ड क्लास जो ब्रिक्स होती हैं इनका जो यूज किया जाता है ये टेम्परेरी वर्क में किया जाता है। इनका वर्क जो किया जाता है, ये यूज किया जाता है, वो टेम्परेरी वर्क्स जो होते हैं इसमें किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टेम्परेरी वर्क्स में, टेम्परेरी यूज में किस टाइप की ब्रिक्स का यूज करते हैं, तो थर्ड क्लास ब्रिक का यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? ओके। तो सेंटरिंग में सेकंड क्लास ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। तो यहां पे आपसे बोला गया कि कोई एक ब्रिक वर्क है। ब्रिक वर्क का मतलब आपने कोई ब्रिक की वॉल वगैरह बना रखी है इस तरीके से। अब ये जो वॉल है ये कितनी है आपकी, 20 मीटर क्यूब की है। क्लियर। इसमें कितनी ब्रिक लगी हुई होंगी, तो ब्रिक वर्क किया है आपने तो एक ब्रिक की साइज क्या ली जाएगी भैया। अगर मैं साइज ऑफ वन ब्रिक की बात करूं, अगर मैं एक ब्रिक की साइज की बात करूं तो आप इसमें कंसीडर कर रहे हो ब्रिक वर्क, मतलब आपने उन ब्रिक की हेल्प से कोई दीवार या स्ट्रक्चर बना रखी है, तो मोटार लगाया गया होगा। मोटार लगाया गया होगा तो मोटार लगने के बाद जो ब्रिक की साइज हो जाती है वो क्या हो जाती है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर क्यूब। अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूं नंबर ऑफ ब्रिक निकालना इन 1 मीटर क्यूब के लिए ले लेते हैं 1 मीटर क्यूब, ठीक है। फिर उसको 20 से गुणा कर देंगे। तो 1 मीटर क्यूब में अगर मैं नंबर ऑफ ब्रिक निकालना चाहता हूं तो 1 मीटर क्यूब में एक ब्रिक की साइज का भाग दे दो। क्लियर। तो 1 मीटर क्यूब डिवाइड बाय 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 मीटर क्यूब। इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 500। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स यूज होती हैं, तो 500 होती है, ठीक है। हमारे पास पूछा गया है 20 में कितनी होती है, तो 20 गुणा 500 कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 1, 2, 3, तो 10,000 ब्रिक्स यूज होंगी 20 मीटर क्यूब में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर है ये बात? ये तरीका मैंने इसलिए बताया निकालने का, वैसे तो आप सभी को याद होगा कि भैया 1 मीटर क्यूब में 500 होती है तो 20 से गुणा कर दो, लेकिन अगर एग्जामिनर चाहे तो वो पूछ सकता है आपसे कि कन्वेंशनल ब्रिक कितनी होंगी वो बताओ। अब कन्वेंशनल ब्रिक तो होती है आपकी 23 गुणा 11.4 गुणा 7.6। अब ये 500 थोड़ी आएंगी, लेकिन इस तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर वो बोल दे कि भैया ब्रिक की साइज 19 10 10 ना होके या 20 10 10 ना होके 10 बाई 5 बाई 5 है, तो अब बताओ कितनी होगी, तो इस तरीके से निकाली जा सकती है।
डायरेक्ट आंसर याद रखो, लेकिन वो कैसे आया उसको भी पता रखो, ठीक है ना, जिससे एग्जाम में अटकने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? चलिए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एफ्लोरसेंस इन ब्रिक कॉज ड्यू टू। अब एक शब्द आपने देखा यहाँ पे, एफ्लोरसेंस। आपने देखा होगा कई जो ब्रिक्स वर्क होते हैं, ईंटों से बनी हुई जो दीवारें होती हैं, वहां पे उस दीवार के ऊपर, ब्रिक की सरफेस के ऊपर एक सफेद सफेद व्हाइट कलर का पाउडर सा जमा हो जाता है, या एक तरीके से धब्बे धब्बे से हो जाते हैं व्हाइट कलर के। उस प्रोग्राम को या उस प्रोसेस को बोला जाता है एफ्लोरसेंस। अब बात आती है कि ये एफ्लोरसेंस हुआ क्यों। तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्रिक है आपकी, वो एक स्पेशल टाइप की सॉइल से बनी हुई है। अब वो जो सॉइल है वो कोई बहुत ज्यादा भयंकर ट्रीट करके तो लाई नहीं गई है। नॉर्मल जो अर्थ होती है, क्लेई एरिया जो होता है, वहां पे उस सॉइल को उठाते हैं और उसकी हेल्प से ब्रिक बना देते हैं। अब उस सॉइल में कुछ साल्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, उस ब्रिक में, उस अर्थ में कुछ साल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, या जो वाटर यूज लिया गया ब्रिक्स को बनाने के लिए, उस वाटर में क्या हो सकता है, कुछ सोल्यूबल साल्ट हो सकते हैं। तो ये सारे की सारे साल्ट जो हैं वो किस में चले जाएंगे, ब्रिक में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब इस ब्रिक में क्या हो गए, कुछ साल्ट प्रेजेंट हो गए। अब जब इस ब्रिक को आप दीवार में लगा दोगे, तो ब्रिक के अंदर के जो साल्ट हैं वो पानी के साथ साथ बाहर आने लगेंगे। जैसे आपने ब्रिक को लगा दिया, अब बारिश आई, ठीक है, या ब्रिक में अंदर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो मॉइस्चर बाहर आने का प्रयास करेगा, और वो जो वाटर है, जो मॉइस्चर है, जब बाहर आएगा तो उसके साथ जो ब्रिक में साल्ट है प्रेजेंट है, वो साल्ट भी उस पानी के साथ साथ बाहर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। अब जैसे ही मॉइस्चर जिसमें कि सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट है वो ब्रिक की सरफेस पे आएगा, तो गर्मी की वजह से पानी तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन वो जो साल्ट है वो सरफेस पे ही जमा हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे प्रोग्राम चलता रहता है, और एक समय पे आके ब्रिक की सरफेस पे व्हाइट कलर के पैचेस दिखने लग जाते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर्ड फॉर्म के रूप में ये जमा हो जाते हैं साल्ट। इसको बोला जाता है एफ्लोरसेंस। तो किसकी वजह से हुआ, जो सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट थे उसकी वजह से हुआ, चाहे वो ब्रिक अर्थ में हो, ठीक है, या वाटर जो यूज किया गया है उसमें हो, किसी में हो, लेकिन ये जो साल्ट है उनकी वजह से आया। तो ऑप्शन देखिए, एक्सेसिव बर्निंग नहीं, हाई कंटेंट ऑफ सिल्ट गलत, हाई पोरोसिटी ऑफ ब्रिक ये भी गलत, प्रेजेंस ऑफ साल्ट सोल्यूबल, अरे सोल्यूबल नहीं, सोल्यूबल साल्ट, प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन पेरेंट क्ले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपसे, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तो अभी हमने जस्ट पहला या दूसरा क्वेश्चन देखा था कि ब्रिक के लिए जो एल्यूमिना है वो कितना होना चाहिए, 20 से 30% के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ब्रिक को क्या करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जो ग्रीन ब्रिक है उसको मोल्डिंग में जो सहूलियत होती है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे, इफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर कंसीडर्ड फॉर मेकिंग द ब्रिक अर्थ। तो आपके पास 5-6 जो ऑपरेशंस हैं, जो प्रोसेस के स्टेज हैं वो प्रोवाइड कर रखे हैं, बता रखे हैं। आपको इनको सीक्वेंस से जमाना है, ठीक है। सीक्वेंस से कैसे जमेंगे मैं आपको बता ही देता हूं, आप जमा लेना अपने हिसाब से, आसानी से जम जाएंगे। मैं पूरा ही प्रोसेस डिस्कस कर देता हूं एक बार हल्के से। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है अनसॉइलिंग। सबसे पहले जो काम होता है वो होता है अनसॉइलिंग। जैसे मान लीजिए एक कोई खेत है आपके पास ईंट की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना हुआ है, जिसको सामान्य भाषा में भट्टा बोलते हैं अपन। तो आपको क्या करना है, उस फील्ड से, उस खेत से मिट्टी उठानी है, क्ले उठानी है इस ब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि वो जो सॉइल है उसके ऊपर कुछ गंदगी जमा होगी, पेड़ पौधे लगे हुए होंगे, कुछ पत्थर वगैरह, गंदगी वगैरह पड़ी होगी, तो पहले उसको हटाएंगे अपन, क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा जो टॉप लेयर है सॉइल की, जिसमें कि गंदगी वगैरह प्रेजेंट है, पत्थर वगैरह प्रेजेंट है और कचरा वगैरह प्रेजेंट है, उस लेयर को हटा लेते हैं। लगभग 200 mm की ऊपर की लेयर हटा ली जाती है, उसको बोला जाता है अनसॉइलिंग, ठीक है भैया। दूसरा जो ऑपरेशन होता है आपके पास वो होता है डिगिंग। डिगिंग मतलब खोदना। तो जो क्ले वहां पे प्रेजेंट है वो जमी हुई है अभी,
क्लियर? तो उसको क्या किया जाएगा, खोदा जाएगा। क्लियर है? उस क्ले को वहां पे खोदा जाएगा। ये हो गया आपका डिगिंग ऑपरेशन। ठीक है। तीसरा जो ऑपरेशन है वो है आपका क्लीनिंग। अब उस पर्टिकुलर क्ले में जो आपने खोद के डाली है, उस क्ले में अगर कोई पत्थर वगैरह है या कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उनको छांट के अलग कर दिया जाएगा, ताकि ब्रिक की जो अर्थ है वो एक प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके। तो सबसे पहले अनसॉइलिंग, टॉप की लेयर हटाई गई 200 mm की, फिर डिगिंग, क्ले को खोदा गया, फिर क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब क्ले में कुछ गंदगी, पत्थर, ऑर्गेनिक मैटर, कचरा वगैरह जो प्रेजेंट था वो पूरा साफ किया गया। इसके बाद का जो ऑपरेशन है 4 नंबर, ये होता है आपका वेदरिंग। वेदरिंग में क्या करते हैं कि जो आपकी क्ले है जो आपने क्लीन कर दिया उसको ओपन टू एटमॉस्फेयर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो प्लास्टिसिटी गेन कर सके। ठीक है। इसके बाद आपके पास पांचवा ऑप्शन या सॉरी पांचवा प्रोसेस होता है, वो होता है ब्लेंडिंग। क्लियर? ब्लेंडिंग क्या होती है? ब्लेंडिंग का मतलब है कि जो आपके पास सॉइल है या जो क्ले है जो आपने यहाँ पे तैयार की है, उसमें कोई भी अगर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसको डाला जाता है और उसको ब्लेंड किया जाता है। ठीक है। अब भाई हमने जो सॉइल यहाँ पे देखी है, जो हमने सॉइल यहाँ पे निकाली है, जरूरी थोड़ी है उसमें एल्यूमिना 20 से 30% हो, आयरन ऑक्साइड भी हो। तो अगर कम है तो उसमें और डाल दिया जाएगा और उसको मिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है। छठा जो अपना लास्ट ऑपरेशन होता है, ये होता है आपके पास टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं, जो आपकी ब्रिक अर्थ है, जो आपकी ब्रिक क्ले है, उसमें जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो मिक्स किया जाता है और उसको उसके बाद क्या किया जाता है, टेम्पर किया जाता है। ठीक है। ये काम अगर पग मिल में किया जाए तो इसको पगिंग भी बोलते हैं। ठीक है। एक पग मिल होती है जिसमें इसको मिलाया जाता है पानी के साथ, अगर पग मिल में किया गया तो इसको पगिंग भी बोला जाता है। नाम है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। नाम है सिंपल सा। पग मिल में किया गया तो इसको पगिंग भी बोला जाता है, और इसको कई बार अपन नीडिंग भी बोलते हैं। इसको कई बार क्या बोलते हैं, नीडिंग भी बोलते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो मिट्टी है उसको पैरों से खूंद खूंद के मिला रहे हैं अपन, समझ गए ना? तो ये प्रोसेस है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ब्रिक्स बनाने का। अब आपके पास जो ऑप्शंस है उनको देख लीजिए। तो सबसे पहला अनसॉइलिंग, तो ई सबसे पहले आएगा। ठीक है। उसके बाद है डिगिंग, इसके बाद ए आएगा। उसके बाद है क्लीनिंग, क्लीनिंग नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद आएगा वेदरिंग, इसका मतलब बी आएगा। इसके बाद आएगा ब्लेंडिंग, इसका मतलब डी आएगा। और इसके बाद आएगा आपके पास टेम्परिंग, इसका मतलब सी आएगा। EABDC, EABDC ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपसे, व्हेन डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज मोर देन 10% एक्सपोज एरिया ऑफ ब्रिक, द प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज। अब देखो एफ्लोरेसेंस क्यों होता है वो तो हमने पढ़ लिया। अब मान लीजिए ये आपकी एक ब्रिक वर्क है, ये आपका क्या है, एक ब्रिक वर्क है। ये ब्रिक की सरफेस है जो आपको दिख रही है। अब इस सरफेस पे क्या है, व्हाइट स्पॉट पड़े हुए हैं, किसके, साल्ट के, जिनको अपन एफ्लोरेसेंस बोल रहे हैं। अब ये कितने परसेंट ऑफ सरफेस एरिया पे हैं उसके बेस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा कम है, वेरी 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 लेस, तो ये नील कंडीशन है, इसको नील कंडीशन बोला जाएगा। ठीक है। अगर ये लेस देन 10% ऑफ एक्सपोज एरिया पे हैं तो ये स्लाइट एफ्लोरेसेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अगर ये 10 से 50% ऑफ एक्सपोज एरिया पे हैं तो इसको मॉडरेट एफ्लोरेसेंस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 50% ऑफ ओपन एक्सपोज एरिया पे हैं तो ये आपके पास सीवियर कंडीशन है। ठीक है। और अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में झड़ने लग गया तो वो एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है। ठीक है। आपके पास 10% से ज्यादा है तो अब 10% से ज्यादा तो सीवियर भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, लेकिन सहूलियत क्या है कि मॉडरेट कंसीडर करें। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसको सीवियर बोल दीजिए या इसको हैवी भी बोल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? स्लाइट 10% से कम, मॉडरेट 10 से 50 के बीच में, हैवी 50 से ज्यादा, और सीरियस कब, जब ये जो एफ्लोरेसेंस की फॉर्म में जो साल्ट प्रेजेंट है वहां पे ये जड़ने लग जाए और फ्लपी सा एक डिपॉजिट बन जाए, वो सीरियस कंडीशन होती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन, मॉडरेट।
चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, ब्रिक्स आर बर्न्ट एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ। तो अब ब्रिक की बर्निंग की जाएगी, और ब्रिक की बर्निंग 3 अलग अलग स्टेजेस में होती है। और वो जो स्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, देखो आपने ब्रिक के लिए जो बर्निंग के लिए किल्स होती हैं वो आपने पढ़ी होंगी, अलग अलग तरीके की किल्स होती हैं, ठीक है, उनकी बर्निंग होती है। तो बर्निंग के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये आपका लगभग 450 से 500 डिग्री तक होता है। इसमें क्या होता है कि जो क्ले है, क्ले में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो क्ले है वो अपनी प्लास्टिसिटी को क्या करने का लग जाएगी, लूज करने लग जाएगी। प्लास्टिसिटी लूज करने का मतलब है कि पहले जो क्ले थी वो वर्केबल थी, वो वर्केबल नहीं रहेगी, वो टाइट हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, मतलब उसने अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दी, स्टिफ हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है, दूसरा स्टेज जो आपका आता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। और ये लगभग आपका 600 से, या देखो स्टैंडर्ड अगर मैं टेम्परेचर बताऊं इनका, तो डिहाइड्रेशन का होता है 500 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये होता है आपके पास 650 से और 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स, जो भी वहां पे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होने लग जाते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो जो फेरिक आयरन होगा आपके पास, वो फेरस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। क्लियर। तीसरा जो आपके पास आता है वो होता है विट्रीफिकेशन प्रोसेस। विट्रीफिकेशन प्रोसेस। अब विट्रीफिकेशन शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, विट्रीफिकेशन का मतलब जो है वो ये है कि जो आपके पास क्ले है वो पार्शियली मेल्ट होके ग्लॉसी या ग्लॉसी टाइप स्ट्रक्चर बना देती है, ग्लास टाइप स्ट्रक्चर बना देती है, स्ट्रॉन्ग स्टिफ स्ट्रक्चर बना देती है। ये क्या होता है, विट्रीफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहां भी आपके पास क्या थी, क्ले थी। क्ले क्या होगी, फ्यूज होगी। फ्यूज होगी, आप बोल सकते हो कि मेल्ट होगी। उसके मेल्ट होने से क्या बनेगा, हमारे पास एक ग्लास टाइप स्ट्रक्चर बनेगी, और फाइनली आपके पास एक ब्रिक बन जाएगी। कई आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह देखे हो, तो जब ब्रिक को निकाला जाता है तो वो कैसी होती है, रेड आउट होती है, एकदम चमकीली होती है, ग्लास की तरह चमकती है, ठीक है। वो विट्रीफिकेशन की वजह से। क्लियर। इसका जो टेम्परेचर होता है ये होता है आपके पास 900 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है भैया। तो ये आपके पास 3 स्टेज की बर्निंग है ब्रिक की। अब आपसे पूछा गया ब्रिक आर बर्न्ट एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ, तो लास्ट वाली कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो 950 से 1250 है, ऑप्शन कौन सा सुटेबल रहेगा यहाँ पे, 500 से 700 नहीं, 700 से 900 ये भी नहीं, 900 से 1200 हो सकता है, 1200 से 1500 ये बहुत ज्यादा दिखा दिया, तो सबसे सुटेबल आंसर आपका सी होगा। क्लियर है ये बात, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, अ फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर, व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। तो ये वाटर कंटेंट पूछ रहा है एक तरीके से। यहाँ पे इसने एक लाइन मेजर मेंशन करी है कोल्ड वाटर, ये क्यों करी ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, इसका एक टेस्ट होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बोलते हैं जिसको। सबसे पहले ब्रिक ली जाती है, ब्रिक को वेट कर लिया जाता है, मान लीजिए उसका वेट आ गया W1 किलोग्राम। उसको क्या किया जाएगा, अब पानी में 24 घंटे के लिए रख दिया जाएगा, ठंडे पानी में, ठीक है। 24 घंटे के लिए रख दिया जाएगा, उसके बाद उसका वेट किया जाएगा, वो आ गया आपके पास W2 किलोग्राम। तो इसका क्या निकाला जा सकता है, वाटर एब्जॉर्प्शन निकाला जा सकता है, कितना होगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर। इसको बोलते हैं 24 आवर वाटर इमर्जन टेस्ट। क्लियर। अब ये जो वाटर कंटेंट है, या मैं कह सकता हूं वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक में आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक में ये आपका 22% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और थर्ड क्लास ब्रिक में ये आपका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वैल्यूज याद रखना, कईयों बार पूछी हुई हैं, कई बार ये वैल्यूज आपकी अलग अलग एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। क्लियर। फर्स्ट क्लास के लिए 20, फिर 22, फिर 25, ये 24 आवर वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है। क्लियर। अब ये कोल्ड वाटर का क्या लफड़ा है, ये मैं आपको एक और बताता हूं, क्योंकि जो ब्रिक होती है, ब्रिक के वाटर एब्जॉर्प्शन का एक बॉइलिंग टेस्ट और किया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन 5 आवर
बॉइलिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ब्रिक को उठाते हैं और उसका वेट कर लेते हैं। ब्रिक को लिया और उसका वेट कर लिया, मान लीजिए W1 किलोग्राम आ गया। अब ब्रिक को क्या किया जाएगा, 5 घंटे के लिए बॉइलिंग वाटर में छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद निकाल के उसका वेट किया जाएगा, मान लीजिए W2 किलोग्राम है। तो अब आपके पास जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ये निकला, तो मैं इसको बोल देता हूं वाटर कंटेंट एट 5 आवर। ये कितना हो जाएगा, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्लियर। ये आपका वाटर एब्जॉर्प्शन है 5 आवर बॉइलिंग टेस्ट का रिजल्ट। अब ये क्यों किया, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है। और वो क्या होता है, वो एक रेशियो होता है जिसको बोला जाता है सैचुरेशन कोफिशिएंट। सैचुरेशन कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ईएस में पूछा हुआ है, एजेई में भी पूछा हुआ है। और ये जो सैचुरेशन कोफिशिएंट है ये क्या होता है, ये रेशियो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन इन 24 आवर टू वाटर एब्जॉर्प्शन इन 5 आवर बॉइलिंग टेस्ट। ये इनका रेशियो है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, कईयों बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बात समझ रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका यूज क्या है, इस सैचुरेशन कोफिशिएंट के बेस पे जो ड्यूरेबिलिटी होती है ब्रिक्स की उनको प्रिडिक्ट किया जाता है। तो इसका काम क्या है, यूज टू प्रिडिक्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक। क्लियर है ये बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, ये आपके पास वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ डिटेल्स होगी। अच्छा, वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक जितना ज्यादा करेगी उतना ही ज्यादा उसमें फ्रॉस्ट एक्शन होने की संभावनाएं रहेंगी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी जो ब्रिक है, मैं इधर लिख देता हूं, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से कम है तो उसमें फ्रॉस्ट एक्शन होने की संभावना नील हो जाती हैं। अगर 5% से कम वाटर वो एब्जॉर्ब कर रही है तो वहां पे फ्रॉस्ट एक्शन होने की संभावनाएं आपकी नील है, नहीं होगा, कंसीडर मत करो इसको चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक एज पर IS 1077 1992। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हालांकि मैं पहले ही क्वेश्चन में ये चीजें आपको बता चुका हूं कि भैया जो आपके पास मॉड्यूलर साइज होगी या मॉड्यूलर ब्रिक होगी उसकी स्टैंडर्ड साइज क्या होगी, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, ऑप्शन देख लो, 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। घड़ी पीछे चलने लग गई यार, सही कर लेता हूँ इसको, 5:39। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इफ एक्सेस सिलिका इज प्रेजेंट इन ब्रिक इट मेक्स द ब्रिक। देखो, सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपके इंग्रेडिएंट्स थे और मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे कि इसका क्या रोल है, इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके घटने से क्या होगा। तो वहां पे आपको सिलिका का भी बताया था कि सिलिका जो होती है, पहली बात तो इसको 50 से 60% अपन ब्रिक में यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करती है ब्रिक को, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्लियर। अब अगर ब्रिक को मैंने बहुत ज्यादा, या ब्रिक अर्थ में मैंने बहुत ज्यादा परसेंटेज में सिलिका को ले लिया, इसका मतलब इसको इसकी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ले लिया गया, तो पहली बात तो कि इसको ज्यादा लेने की वजह से जो बाकी के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी, तो ब्रिक्स को प्लास्टिसिटी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, सिलिका ज्यादा रहेगी तो उसमें प्लास्टिसिटी कम होने की वजह से, एल्यूमिना लाइम कम होने की वजह से ब्रिक आपकी कैसी हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। क्लियर है, ब्रिटल हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्निंग के टाइम पे उसके वीक होने के, टूटने के चांसेस बनेंगे। क्लियर है ये बात। तो ऑप्शन जरा यहाँ पे देखना आप, पहला ऑप्शन ही दे रखा है ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग, तो सही है। क्लियर है ना, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी ईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द रिक्वायर्ड मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस इज। अब ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब ब्रिक्स की क्लास वाला क्वेश्चन नहीं है। यहां पे क्या है,
एक और कोडल क्लासिफिकेशन है ब्रिक्स का। ब्रिक्स का एक और कोडल क्लासिफिकेशन है जिसमें ब्रिक्स को कई क्लास में बांटा गया है। ठीक है, तो क्लास होती है ब्रिक्स की, एक होती है 35, 30, 25, 20, 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5 और 3.5। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लास में ब्रिक्स को बांटा गया है। अब मैं अगर बोलता हूं कि क्लास 35 की ब्रिक है, इसका मतलब ये है कि उस ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 35 मेगा पास्कल है। क्लियर। अगर मैं बोलता हूं कि क्लास 20 की ब्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 20 मेगा पास्कल है। ये क्लास में ये जो टर्म लिखी हुई है इसका मतलब है। ठीक है, तो यहां पे ब्रिक्स को कहां तक या किस क्लास तक डिवाइड किया गया, बांटा गया, 3.5 तक बांटा गया। तो मिनिमम क्लास जो हो सकती है ब्रिक की वो कितनी हो सकती है, 3.5 हो सकती है। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो ब्रिक की हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 3.5% सॉरी मेगा पास्कल हो सकती है। क्लियर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से, ईएसी में ही पूछा गया है आपका, कि इन क्लास के बेसिस पे जो वाटर एब्जॉर्प्शन है ब्रिक का वो कितना होना चाहिए। तो कोड हमें ये बोलता है कि फॉर क्लास 3.5 टू 12.5, मतलब यहां से लेके और यहां तक की जो ब्रिक्स क्लास हैं, इनके लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो आपका 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपकी क्लास है किससे अबोव 12.5 से ऊपर की जो क्लास है उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो आपका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक बार ईएससी में पूछा हुआ है आपसे। क्लियर है ये बात। तो ये एक अलग क्लासिफिकेशन है, कई सारे कोड्स हैं, वो एक पर्टिकुलर कोड के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन है। सामान्य क्लासिफिकेशन में अपन ब्रिक्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये डिफरेंट है। क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बोल रहा है क्वीन क्लोजर में बी प्लेस्ड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहली बात तो क्वीन क्लोजर होता क्या है जरा देखें तो, मान लीजिए ये आपके पास एक ब्रिक है इस तरीके की, ये इस तरीके से एक आपके पास ब्रिक है। तो इस ब्रिक को अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली काट दूं इस तरीके से, मतलब इस ब्रिक को आधा काट दिया जाए, इस तरीके से काट दिया जाए, तो बचा जो आधा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, आपका क्वीन क्लोजर कहलाएगा। मतलब आप इसको इस तरीके से मानिए, ये आपके पास एक ब्रिक है, ये 20 और ये 10। तो मैं इसको कैसे काटूं, लॉन्गिट्यूडनली एक कट लगा दूं जस्ट आप में से इस तरीके से, आधे पोर्शन को हटा दूं तो बचा आधा पोर्शन आपका क्या होगा, क्वीन क्लोजर कहलाएगा। ठीक है, तो क्वीन क्लोजर का यूज कहां करते हैं अपन, ऑप्शन देखो कई जगह करते हैं, लेकिन ऑप्शन आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। क्वीन क्लोजर का यूज कहां पे किया जाएगा, पहला इन हेडर कोर्स, दूसरा है इन स्ट्रेचर कोर्स, तीसरा इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू द फर्स्ट ब्रेक, एंड फोर्थ इज स्ट्रेचर नेक्स्ट टू द फर्स्ट ब्रेक। अब देखो आप खुद समझदार हो कि ये अगर देखा जाए तो ये आधा स्ट्रेचर है एक तरीके से, तो इसको स्ट्रेचर कोर्स में तो यूज ही क्यों किया जाएगा, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसका यूज किया जाता है हेडर कोर्स में, रेगुलरिटी जो आ रही है उनको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, क्लियर। क्योंकि आप स्टार्ट करते हो, मान लीजिए एक स्ट्रेचर आपने लगा दिया, ये स्ट्रेचर कोर्स हो गई। अब आप नीचे क्या लगाओगे, हेडर कोर्स लगाओगे। अब हेडर कोर्स लगाओगे तो जायज बात है इस तरीके से आपका हेडर स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा हेडर आप इस तरीके से लगा दोगे, तो यहाँ पे क्या आ गई, एक तरीके से फेल होने के चांसेस आपने पैदा कर दिए, जो कि गलत है। तो इससे बचने के लिए क्या लगाया जाएगा, जो आपका फर्स्ट हेडर है, फर्स्ट हेडर के बाद एक क्या लगा दिया जाएगा, क्वीन क्लोजर लगा दिया जाएगा इस तरीके से, ये आपका क्वीन क्लोजर है। ठीक है, और उसके बाद क्या लगा दिया जाएगा, नेक्स्ट आपके जो हेडर हैं वो कंटिन्यू रखे जाएंगे। इससे क्या हो गया कि जो रेगुलरिटी थी बॉन्ड्स की वो ब्रेक हो गई। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो यहां पे जो क्वीन क्लोजर का यूज है वो कहां किया जाता है, हेडर कोर्स में किया जाता है। और स्टार्ट क्वीन क्लोजर से नहीं करते, हमेशा पहले एक हेडर रखा जाएगा जिसको क्वेनॉन हेडर बोला जाता है, उसके बाद क्वीन क्लोजर रखा जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा इसमें से सुटेबल होगा, सबसे बढ़िया, इन हेडर कोर्स नेक्स्ट टू द फर्स्ट ब्रिक।
हेडर कोर्स में करेंगे लेकिन पहली ब्रिक के बाद करेंगे। क्लियर? अगर मैंने इसको जस्ट बाहर रख दिया तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा, इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए फर्स्ट पे ना करके पहले हेडर के बाद इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है हॉलो ब्रिक्स आर प्रिफर्ड फॉर। अब हॉलो ब्रिक्स है, इनको कहां पे सामान्यतया यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके पास देख रखे हैं, अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट रिडक्शन, थर्मल इंसुलेशन। अब देखो, हॉलो ब्रिक से अपीयरेंस तो कोई विशेष आने वाली है नहीं, ड्यूरेबिलिटी भी सॉलिड ब्रिक के मुकाबले इसकी कम रहेगी, लेकिन ब्रिक्स में ओपन स्पेस होने की वजह से, या मैं कह सकता हूं कि हॉलो ब्रिक्स होने की वजह से, इनकी जो इंसुलेशन कैपेसिटी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, चाहे बात यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन की हो रही हो या साउंड इंसुलेशन की हो रही हो, किसी भी प्रकार के इंसुलेशन की बात अगर हो रही है तो वहां पे हॉलो ब्रिक्स ज्यादा सुटेबल रहेंगी। बात समझ रहे हो? क्लियर है? क्योंकि आपने कई बार ये महसूस किया होगा, देखा होगा, सर्दियों में बोलते भी हैं, आप पतले पतले 2 स्वेटर पहन लो या एक मोटर स्वेटर पहन लो, ज्यादा बेटर कौन सा रहेगा सर्दी में? पतले पतले 2 स्वेटर, क्योंकि उनके बीच में क्या आ जाएगी, एक ओपन जगह आ जाएगी, जिससे वहां पे एयर फिल हो जाएगी और वो क्या करेगी, एक तरीके से इंसुलेशन का काम करेगी। ठीक है, इसी तरीके से जो हॉलो ब्रिक्स है उनका जो पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन, वो हॉलो है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक तरीके से इंसुलेशन का काम करेगा। ठीक है, साउंड को भी जाने से रोकेगा और हीट को भी जाने से रोकेगा, तो थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा, साउंड भी प्रोवाइड करेगा। तो हॉलो ब्रिक्स का जो मेन यूज होता है वो किसमें होता है? इंसुलेशन पर्पज में होता है। तो हॉलो ब्रिक्स आर प्रेफर्ड इन थर्मल इंसुलेशन। अब कोस्ट रिडक्शन भी इन्होंने किया, लेकिन थर्मल इंसुलेशन ही इनका मेन वर्क है, कोस्ट रिडक्शन इनका मेन वर्क नहीं है, वो परफोरेटेड में होता है, वो आगे देखेंगे अपन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ साइज 20 बाय 10 बाय 10 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर 1000 क्यूबिक मीटर ऑफ मेसनरी वॉल। ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले करके कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है? 500 की। तो 1000 में कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 1000 बोले तो इतना 1 2 3 5 लाख। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, अभी कर चुके थे ऐसा क्वेश्चन, मैंने पूरा आपको बता भी दिया था कैसे निकालते हैं, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इसको ज्यादा डिस्कस ना करते हुए समान तरीके से बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज फॉर टेस्टिंग टाइल्स? ब्रिक में ही एक टॉपिक टाइल भी होता है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए लिया है कि कई सिलेबस में टाइल भी मेंशन होता है, और टाइल मेंशन जब होता है तो उसके टेस्ट के बारे में ही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइल्स जो होती हैं, बनती जो है, पहली बात तो क्ले की बनती है, एक तरीके से ब्रिक्स की तरह ही इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो इनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, तो मैं टेस्ट जो होते हैं टाइल्स के वो यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो पहला जो टेस्ट होता है वो होता है इनके डायमेंशंस के बारे में, कि भाई इनकी डायमेंशन जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है, फिर इनके जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। दूसरा, फिर इनकी ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ जो होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, उसके लिए टेस्ट होता है। ठीक है, फिर इनकी जो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ जो होती है इसके लिए भी टेस्ट होता है। ठीक है, फिर चौथा, इनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होती है, इसको आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोल लो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो होती है उसके लिए टेस्ट होता है। पांचवा, इन पे इम्पैक्ट कितना सहन कर सकती हैं उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा वाटर को कितना एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? क्लियर? इनके अलावा इन पे जो ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, तो ड्यूरेबिलिटी के लिए ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी किया जाता है। तो ये बहुत सारे टेस्ट होते हैं, चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 7वां नंबर का इनका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी किया जाता है। तो ये आपसे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टाइल्स के ऊपर सामान्यतः। आपसे पूछा है कि इन 4 में से कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो जरा देखना, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाएगा भैया, इंपैक्ट टेस्ट ये भी किया जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन भी किया जाएगा, ट्रांसफर स्ट्रेंथ भी किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 2 3 एंड 4 सारे की सारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फ्रॉग इन अ ब्रिक इज। है तो आसान क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा बहुत बार गया है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो फ्रॉग होता है इसकी साइज क्या होती है।
ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो ये टोटल ब्रिक है, इस तरीके से ब्रिक होती है एक, और ब्रिक की साइज क्या होती है, ये 20, ये 10 और इसकी डेप्थ 10। तो इसके बीच में एक आपने देखा होगा कंपनी का नाम लिए हुए इस तरीके से एक फ्रॉग बना होता है, तो फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग की साइज क्या होती है, ये होती है 10x4x1 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 4 ये वाइड होता है, और 1 to 2 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है। इसमें कंपनी का जो नाम है वो खुदा रहता है, जैसे मान लीजिए केशव भारद्वाज ब्रांड की ये एक ब्रिक है। क्लियर है? ठीक है, तो इसका मेन पर्पज क्या होता है? क्या ये कंपनी का नाम छापने के लिए बनाया गया? बस नहीं, इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि ये जो फ्रॉग है वो ब्रिक और मोर्टार के बीच में या दो ब्रिक्स के बीच में एक लॉक का काम करता है, जॉइंट का काम करता है। ठीक है, क्योंकि आप कुछ सोचो कि एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर आपने मोर्टार की एक लेयर लगा दी। ठीक है, आप इस तरीके से करो, आपके घर की छत है, ठीक है, उस पर ऐसे करना, मोर्टार डाल देना, प्लेन छत है, ठीक है, मोर्टार डाल देना उस पर, मोर्टार को सूख जाने दो, सूख जाने के बाद उसमें एक हल्की सी लात मारना, वो वहां से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन सरफेस के ऊपर था। अगर उसमें अंडुलेशन होते उस पर्टिकुलर छत में या आपकी जो दीवार है या फर्श है जो भी है, और फिर आप उसको मारना चाहते तो वो नहीं हट पाता वहां से। क्यों? क्योंकि वो लॉक हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है उसकी। ठीक है, तो ये फ्रॉग का काम यही है कि जो मोर्टार है उसको बाउंड करके रखता है ये ब्रिक से। बात समझ में आ रही है ना? तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो ब्रिक और मोर्टार के बीच में जॉइंट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये फ्रॉग कर रहा है, ये इसका मेन पर्पज है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके साथ ये थोड़ा वेट भी घटा देता है, पर वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। मेन पर्पज इसका की जॉइंट का काम करने का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द एज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक आर। तो ये प्लेन सरफेस जो होती है ब्रिक्स की, इनका जो कॉर्नर होता है, जिसको अपन सामान्य भाषा में कोना बोलते हैं, ब्रिक्स का किनारा बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अराइज। देखो एक ब्रिक में बना देता हूं यहाँ पे इस तरीके से, ये आपके पास एक ब्रिक है, ये ब्रिक है इस तरीके से। ठीक है, तो ब्रिक में एक जो आपके पास सरफेस है वो ये रही, ये आपके पास एक सरफेस है, एक सरफेस आपके पास ये है। तो इस दोनों सरफेस के मिलने से क्या बना? एक तरीके से ये वाली एक कॉर्नर बना या एज बनी। इस एज को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अराइज। जो किनारे होते हैं, कोने होते हैं, उनको बोला जाता है अराइज। ठीक है, और जो ब्रिक का नीचे वाला सरफेस होता है उसको बोला जाता है बेड। ब्रिक का जो नीचे का बॉटम सरफेस होता है उसको बोलते हैं अपन बेड। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं फेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आजकल पूछे जा रहे हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के बारे में भी जो क्वेश्चंस हैं वो आजकल पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका द ब्रिक्स विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरीज इन फर्नेस आर। तो आपने देखा होगा कि जो अपनी ओर्स निकलते हैं मेटल्स के, उनको प्योरीफाई करने के लिए फर्नेस होती हैं बड़ी बड़ी, चाहे आप आयरन ले लो, चाहे कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो वो फर्नेस की लाइनिंग की जाती है। भाई मेटल से तो बनेगी वो, लेकिन मेटल के बाद उनकी लाइनिंग भी जरूरी है, अदरवाइज मेटल तो पिघल के खत्म हो जाएगा। तो वो लाइनिंग्स में ब्रिक्स यूज की जाती हैं, उनको रिफ्रैक्टरी ब्रिक बोलते हैं अपन। अब वो फर्नेस का एटमॉस्फेयर कैसा है? हो सकता है वो एसिडिक हो सकता है वो बेसिक हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अलग अलग तरह की रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाई गई। कुछ होती हैं एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, कुछ होती हैं आपके पास बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, और कुछ होती हैं न्यूट्रल। यहाँ पे बेसिक रिफ्रैक्टरीज का यूज किया। अच्छा मैं पूरा ही बता देता हूँ, फिर इसको पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ एक बार हल्का सा। ठीक है, तो आपके पास रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं, आपके पास रिफ्रैक्टरीज ब्रिक होती हैं। उनके 3 टाइप होते हैं सामान्यतया। पहला जो होता है आपका, उसको बोला जाता है एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, तो जहां पे एसिडिक एटमॉस्फेयर होगा वहां पे इन ब्रिक्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आपका सिलिका। तो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं हम? लगभग 95 से 97% तो क्या लिया जाता है?
सिलिका लिया जाता है, और इसमें बचा कुचा क्या कर देते हैं अपन, लाइम और सॉरी इसमें एल्यूमिना ऐड किया जाता है, इसमें एल्यूमिना ऐड किया जाता है। क्लियर। और इनकी हेल्प से या इन इंग्रेडिएंट से जो ब्रिक्स बनती है उसको बोला जाता है एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। क्लियर। अब इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सिलिका है, इसलिए एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को सिलिका ब्रिक्स भी बोला जाता है, सिलिका ब्रिक्स भी बोला जाता है, या इनको गैंगस्टर ब्रिक्स भी बोला जाता है, इनको गैंगस्टर ब्रिक्स भी बोलते हैं। दूसरी आपके पास होती हैं, अरे दूसरी आपके पास होती है बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो होंगी वो बेसिक नेचर की होंगी, और इनका क्या है, कोरोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कोरोजन हमेशा कहां लगता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में लगता है। ठीक है, तो जहां कोरोजन होने के चांसेस हैं वहां पे इनका यूज किया जाता है, क्योंकि कोरोजन के अगेंस्ट इनका जो एक तरीके से बोला जाए कि रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए जो 3 तरह की या 4 तरह की ब्रिक्स सामान्यतः यूज ली जाती है, मैं एग्जांपल बता देता हूं। पहली होती है बेसिक में मैग्नीशिया ब्रिक्स। इसके लिए क्या करते हैं, अपन लेते हैं लगभग 75 से 85% मैग्नीशिया, प्लस में 15 से 25% यहाँ पे लिया जाता है CaCO3। इनको मिक्स करने से जो ब्रिक बनती है दैट्स कॉल्ड मैग्नीशिया ब्रिक्स। ठीक है। एक होती है आपके पास बॉक्साइट ब्रिक, बॉक्साइट ब्रिक। इसमें आपके पास लगभग 75 to 85% लिया जाता है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स, और बचा कुचा लिया जाता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्ले। तो ये जो ब्रिक्स होती है इनको बोला जाता है बॉक्साइट ब्रिक्स। ठीक है, और ये जो है ये बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। थर्ड जो आपके पास आती है वो आती है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। अरे थर्ड जो आपके पास आती हैं ये होती है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। मैं इनकी सिंपल एग्जांपल लिख देता हूं। इनका क्या भला है, इनका एग्जाम्पल है आपके पास क्रोमाइट ब्रिक्स, क्रोमाइट ब्रिक्स। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास कुछ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्लियर। तो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वहां पे यूज ली जाएंगी जहां पे इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, जैसे कोई आपके पास स्टील फर्नेस होती है, कोक ओवन वगैरह होते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वहां यूज ली जाएंगी जहां दोनों तरह का इन्वायरमेंट हो, एसिडिक बेसिक, जैसे कि आपके पास कॉपर फर्नेस होती है वहां इनका यूज लिया जाता है। ये कुछ एग्जांपल जो हैं इनके वो भी मैंने बता दिए आपको। ठीक है, आपसे पूछा गया एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरीज इन फर्नेस आर, तो कौन सी यूज करेंगे बेसिक रिफ्रैक्टरीज में, देखना जरा, क्रोम ब्रिक्स नहीं, क्रोमाइड ब्रिक्स कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। सिलीमेंटाइट ब्रिक्स, ये सिलिका की बनी हुई होती है, ये भी नहीं की जाएगी। मैग्नेसाइट ब्रिक्स बिल्कुल की जाएगी क्योंकि ये बेसिक है, और फोस्टेराइट ब्रिक्स ये भी नहीं की जाती, ये भी नाम अजीब सा है, अपने सामान्य जो नाम पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर। ये हो गई बात आपके पास किसकी, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के बारे में। ये आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक दो एग्जांपल और कुछ हैं तो मैं बता देता हूं आपको, जिससे याद रखने में आसानी रहे। अच्छा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाम, में भी थोड़ा सा निकल गए थे दिमाग में से। ये आपके पास जो फोस्टेराइट ब्रिक्स है ये न्यूट्रल ब्रिक का एग्जाम्पल है। मैग्नीशिया ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक, और एक और होती है बेसिक में डोलोमाइट ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक्स, ये भी बेसिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, इनके नाम याद रखना, बाकी तो इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कुछ नहीं पूछा जाता। आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि कौन सी ब्रिक किस तरह की है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनके जो एग्जाम्पल है वो बता दिए। एसिडिक में सिलिका, गैंगस्टर, बेसिक में मैग्नीशिया, बॉक्साइट, डोलोमाइट, न्यूट्रल में क्रोमाइट या फोस्टेराइट। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं, नाम इनके विशेष रूप से याद रखना। मेरे भी याद नहीं थे, पर मुझे पेपर नहीं देना, आपको देना है, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भैया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है इन ब्रिक मेसनरी। अब चार ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से तो कुछ समझ में नहीं आया, ऑप्शन पढ़े जाएं। मोटार स्ट्रेंथ शुड मैच ब्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। मोटार स्ट्रेंथ शुड एक्सीड ब्रिक स्ट्रेंथ, चलिए। ब्रिक स्ट्रेंथ शुड एक्सीड मोटार स्ट्रेंथ, और द स्ट्रेंथ ऑफ मेसनरी एंड ब्रिक्स आर इंडिपेंडेंट। क्लियर। तो आप जब ब्रिक वर्क करोगे, ब्रिक वर्क का मतलब क्या हो गया कि ब्रिक की हेल्प से कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसमें दो चीज लगेंगी आपकी, एक लगेगी आपकी ब्रिक और दूसरी लगेगी आपकी मोर्टार, ठीक है। दूसरा आपका लगेगा मोर्टार। अब भाई देखो, ऊपर वाली ब्रिक पे कोई लोड था, वो मोर्टार से होके नीचे जाएगा। क्लियर है ये बात। तो अगर मोर्टार की स्ट्रेंथ ब्रिक से कम हुई तो ब्रिक तो ज्यादा लोड ट्रांसफर कर देगी, मोर्टार उतना लोड संभाल नहीं पाएगा और स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी। तो मोर्टार की स्ट्रेंथ ब्रिक से कम नहीं रख सकते, ठीक है। मोर्टार की स्ट्रेंथ ब्रिक से बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पे अपना फालतू का खर्चा लगेगा। तो सबसे बेस्ट सुटेबल कंडीशन क्या है कि मोर्टार और ब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग लगभग इक्वल हो, ठीक है, या बराबर हो। ज्यादा हो सकता, कम तो किसी केस में नहीं रख सकते, ठीक है। कम तो किसी भी केस में नहीं रखा जा सकता, अदरवाइज वो एक हैजार्डियस कंडीशन बना देगा। ज्यादा अपन रख सकते हैं बहुत, लेकिन वो एक अनइकोनॉमिकल कंडीशन बना देगा। तो बेस्ट क्या है, थोड़ा ज्यादा हो और बराबर हो। बात समझ रहे हो। मोस्ट इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी आपके लिए कि ये मैच कर जाए। बात समझ रहे हो ना, ये क्या कर जाए, मैच कर जाए। मोटार की जो स्ट्रेंथ है वो ब्रिक की स्ट्रेंथ से मैच हो या बराबर हो। क्लियर। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप एक इंजीनियर हो, आपका जो पहला काम होता है वो होता है स्ट्रक्चर को सेफ्टी प्रोवाइड करना, और दूसरा काम होता है स्ट्रक्चर की इकोनॉमी को देखना, ठीक है। सेफ्टी पर्पज के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कम स्ट्रेंथ का तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमी पर्पज से ये कह सकते हैं कि ज्यादा स्ट्रेंथ का हो तो सकता है, सेफ्टी तो उसमें रहेगी, लेकिन पैसा ज्यादा खर्च होगा। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादा स्ट्रेंथ का भी नहीं रख सकते। तो बेस्ट क्या है, सेफ भी हो और इकोनॉमिकल भी हो, कि बराबर हो इनकी स्ट्रेंथ, ठीक है। बराबर होगा तो वो सेफ भी होगा और इकोनॉमिकल भी होगा, तो अपने लिए बेस्ट है। क्लियर। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है आपका a special type of brick which gives maximum amount of ventilation through its cylindrical holes, ठीक है। तो अब देखो, एक विशेष प्रकार की ब्रिक होती है कुछ इस तरीके की। ये आपके पास ब्रिक है, ठीक है, ये इसका साइड फेस है, आप देख पा रहे होगे। इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से कुछ होल्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ होल्स या परफोरेशन बनाए हुए होते हैं, और इस तरह की ब्रिक को बोला जाता है परफोरेटेड ब्रिक। इस तरह की ब्रिक को बोला जाता है परफोरेटेड ब्रिक। अब चूंकि इसमें परफोरेशन है, चूंकि इसमें होल्स प्रोवाइडेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें वेंटिलेशन अच्छा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां बोला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन कौन सा देगा, तो भैया परफोरेटेड ब्रिक्स ही तो देंगी। अब इसमें एक कंडीशन भी होती है, वो भी याद रखना, वो भी पूछी जा सकती है आपसे, कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ परफोरेशन जो है, ये आपका 30 से 45% के बीच में होना चाहिए। ये जो एरिया ऑफ परफोरेशन है, ये आपका 30 से 45% ऑफ सरफेस एरिया के बीच में होना चाहिए। बात समझ रहे हो। मतलब यहां पे एक बाउंडेशन लगा दी गई, ऐसा नहीं है कि भयंकर वेंटिलेशन के लिए भयंकर यहाँ पे परफोरेशन प्रोवाइड कर दे। अगर भाई आप ज्यादा कर दोगे तो उससे वेंटिलेशन तो हो जाएगा, लेकिन ब्रिक की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा गिर जाएगी, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस रेंज में ही आप परफोरेशन प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है ये बात। कम करोगे कोई दिक्कत नहीं है, सेफ रहेगी, लेकिन फिर उसका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। ज्यादा करोगे तो मकसद तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ गिर जाएगी। तो एक रेंज जो सही रहती है वो 30 से 45% की रहती है। इसी लेवल में या इसी रेंज में अपने को परफोरेशन प्रोवाइड करने हैं। क्लियर है ये बात। ये परफोरेटेड ब्रिक्स के बारे में बात है, ये याद रखना। एक बार पूछा, अच्छा ये पूछा जा सकता है, एक बार ये चीज पूछी जरूर गई है कि परफोरेटेड जो ब्रिक्स होती हैं उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है मिनिमम कितनी होती है, तो ये आपकी 7 मेगा पास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद ईएससी में या किसी और एईजे के एग्जाम में पूछा हुआ है। परफोरेटेड की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रही है, तो 7 मेगा पास्कल होगी। क्लियर है ये बात। चलिए, तो टाइम हो चुका है अपना क्लास का, तो
इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर किसी एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए क्या, थैंक यू।